तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1935 का एक्ट। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर। हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर जब सत्ता ट्रांसफर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, तो उसके बाद इंडियंस की डिमांड को देखते हुए, इंडियन के प्रोटेस्ट को देखते हुए, हमारे मूवमेंट्स को देखते हुए बार बार कोशिश की गई ब्रिटिश शासन के द्वारा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जाए। तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाने के लिए अलग अलग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए। और जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, वो उन एक्ट्स में मेजर एक्ट्स जो है वो 1892 के बाद में 1909 का आया, उसके बाद 1919 का आया, और एक जो सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट जो एक्ट आया वो आया था 1935 के अंदर, जिसको हम कहते हैं 1935 का अधिनियम। इस एक्ट की इंपोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आजादी के बाद जो भारत का संविधान बना, उस भारतीय संविधान में बहुत हद तक प्रोविजंस जो है वो 1935 के एक्ट से एडॉप्ट किए गए, या हम ये कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट में जो प्रोविजन थे उनसे इंस्पायर होके जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके अंदर बहुत से प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। तो इसी इसी दृष्टिकोण से 1935 का अधिनियम हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके पूरे सिलेबस के अंदर 1935 के अधिनियम से जुड़ी हुई दो बातें हैं। एक, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है, और दूसरा 1935 के अधिनियम में जो एक नया प्रावधान किया गया था, जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, उनको पूरी तरह से ऑटोनोमस बना दिया गया था, उनको स्वायत्त कर दिया गया था। तो ये प्रोविंसेस की जो ऑटोनॉमी है, ये एक दूसरा बड़ा चेंज इस एक्ट के अंदर किया गया, और इस पर ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो दो टॉपिक है, फीचर्स ऑफ 1935 एक्ट, और दूसरा प्रोविंसीज ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्ता। तो कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। आज हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये अधिनियम किस पृष्ठभूमि में आया, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इस एक्ट के लाने के पीछे रीजंस क्या क्या रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट 1935 का एक्ट लेकर आई। तो आप इसको रीजंस भी के रूप में भी समझ सकते हैं, आप इसको 1935 एक्ट की बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के रूप में भी समझ सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो हम या इसका बैकग्राउंड में सबसे पहली बात कर सकते हैं वो है फेलियर ऑफ डायरकी या द्वैध शासन की असफलता। 1919 के एक्ट ने एक बड़ा चेंज किया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे मॉन्टेग्यू का एक डिक्लेरेशन आया था, और कैसे ड्यूक एक जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये डिमांड करी थी कि प्रांतों को थोड़ा सा अधिकार मिलना चाहिए। तो उन सब डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए प्रांतों के अंदर डायरकी का सिस्टम शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना शासन के अंदर, और शासन में सहभागिता बढ़ाने के साथ साथ शासन को उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल बनाना। ये दो मेजर उद्देश्य ध्यान में रखते हुए डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था 1919 के एक्ट में। लेकिन जिस तरह से ये व्यवस्था, डायरकी का सिस्टम जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से फेल्योर हुआ। फेल्योर होने के पीछे कारण क्या था कि इस डायरकी के सिस्टम में जो ब्रिटिश एम्पायर की जो निरंकुशता थी, उस निरंकुशता को बनाए रखा गया। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा था, रिजर्व और ट्रांसफर। और इंडियंस को ट्रांसफर सब्जेक्ट सौंप कर ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग भारतीयों को शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर भी कंट्रोल किसका था? गवर्नर का था। यहां तक कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी विषय पर कानून बनाना होता था तब भी गवर्नर की इच्छा सर्वोपरि थी। वो चाहता तो उन कानूनों को रिजेक्ट कर सकता था, उन पर अपना वीटो पावर यूज कर सकता था। यहां तक कि जो प्रांतों के जो मिनिस्टर्स थे, प्रांतों की विधायिकाओं के जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, उनके पावर्स को भी वो अपने हाथ में ले सकता था। तो ये जो निरंकुशता वाली स्थिति थी ब्रिटिश शासन की, वो निरंकुशता बराबर बनी रही। तो जो उनका जो दो मोटिव थे, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने का और एक इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का, ये दिखावा मात्र बन के रह गया। और केवल औपचारिकता मात्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन निरंकुश रूप से अभी भी कायम रहा। तो द्वैध शासन इस रूप में फेल्योर रहा।
इसी कड़ी में हम दो बातें और कह सकते हैं कि ना तो शासन रेस्पॉन्सिबल बना, क्योंकि इंडियन मिनिस्टर्स के जो पावर्स थे उनको उनके ऊपर गवर्नर का कंट्रोल था, और ना ही ये पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंटेटिव हो पाया। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जो पूरी इंडिया की जो कम्युनिटी थी, अलग अलग क्लासेस थे, उन क्लासेस को प्रांतों की विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आए रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, वो पर्टिकुलर कुछ क्लास के लोग थे, या तो हायर क्लास के लोग थे, या फिर वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए मुस्लिम रिलीजन के लोग थे, या फिर वो यूरोपियन लोग थे। तो कॉमन मैन का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेशन भी इस डायरकी के अंदर नहीं हुआ। तो ये तीन एक बातें हैं जो ये बताती है कि कैसे ब्रिटिश शासन निरंकुश रहते हुए अनुत्तरदायी भी रहा, इरेस्पॉन्सिबल भी रहा, और उसमें लोगों को पार्टिसिपेशन भी नहीं मिला। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द्वैत शासन पूरी तरह से असफल इस रूप में भी रहा क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उन उद्देश्यों में न तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट किया, न मिनिस्टर्स ने रेस्पॉन्सिबल होकर काम किया। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के स्थान पर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा अहमियत दी गई। एडिक्वेट फाइनेंस भी उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हुई। तो टोटलिटी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि द्वैत शासन के अंदर जो जो प्रोविजन, जो जो प्रावधान किए गए, वो प्रावधान पूरी तरह से सक्सेस नहीं रहे। फिर इसके अंदर एक और चीज जो मेंटेन रखी गई डायरकी के अंदर, कि जो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ने ब्रिटिश रूल की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, फूट डालो और राज करो की नीति, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन दी, उसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। और उसी के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडियन लीडर्स थे या जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके बीच में एक फ्रैक्शन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। तो डायरकी ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी विस्तार दिया। और आखिरी बात की, ये जो डायरकी का जो सिस्टम था वो एक दिखावा मात्र था, जिसके कारण लोगों में एक असंतोष था कि जो अधिकार आपने दिए हैं वो उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, और वास्तव में उससे न तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ना ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश किया जा सका है। तो ये कुछ रीजन से जो डायरकी से जुड़े हुए हैं, जिसने एक बैकग्राउंड तैयार किया कि इस व्यवस्था के अगेंस्ट में एक नई व्यवस्था को लाया जाए। वो क्या व्यवस्था होगी, उसी को 1935 के अंदर एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहला जो रीजन हम बता सकते हैं 1935 के एक्ट के लाने के लिए, वो बता सकते हैं द्वैत शासन की असफलता या फेलियर ऑफ डायरकी। दूसरी बात हम लोग इसमें बता सकते हैं 1927 का साइमन कमीशन। आप लोगों को 1919 के एक्ट के पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि इस 1919 के एक्ट में एक प्रोविजन किया गया था कि ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक्ट के अंदर डायरकी का, और जिस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राइट्स देने की कोशिश 1919 के एक्ट में की जा रही है, इन सब का इवैल्यूएशन करने के लिए, इनका मूल्यांकन करने के लिए, और कैसे भारतीयों को और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाए, इन सब पर अध्ययन या इनकी स्टडी करने के लिए 10 वर्षों के बाद में एक आयोग नियुक्त किया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। 1921 के अंदर ये 1919 का अधिनियम एग्जीक्यूट किया गया। तो ये उम्मीद की गई थी कि 1931 के अंदर ऐसा एक कमीशन आएगा जो इस पूरे सिस्टम को इवेल्यूट करने की कोशिश करेगा, इसका मूल्यांकन करेगा। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने थोड़ी जल्दी करी और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1927 के अंदर एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन को ये नाम दिया गया, उस कमीशन को ये काम दिया गया, उसका ये टास्क था कि वो 1919 के एक्ट के प्रोविजंस का इवैल्यूएशन भी करे, जो डायरकी है उसका इवैल्यूएशन भी करे, और साथ ही साथ कैसे फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, संवैधानिक सुधारों की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करे। तो इसको लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया, जिसको कहा गया ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है या भारतीय संवैधानिक आयोग है। आप ध्यान रखें, हम लोग बोलने में इसको साइमन कमीशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय संवैधानिक आयोग। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बनाया गया था सर जॉन साइमन को। तो इस साइमन के नाम पर इसको कहा गया ये साइमन कमीशन है।
मतलब साइमन के नाम से इसको साइमन कमीशन की आइडेंटिटी प्राप्त हुई, बाकी वास्तव में ये एक संवैधानिक आयोग था जिसका उद्देश्य 1919 के एक्ट का एनालिसिस और उसका इवोल्यूशन करना था। कुल 7 मेंबर इस कमीशन के अंदर रखे गए। साइमन के अलावा एटली थे, लावसोन थे, सेडेगोन थे, हार्स्टॉम थे, जॉर्ज लैंडफॉक्स और डोनाल्ड हॉवर्ड। ये सातों के सातों व्यक्ति कौन थे? यूरोपियन या ब्रिटिश लोग थे, जो कि ब्रिटेन के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, इन तीनों पार्टियों के मेंबर्स ये सातों व्यक्ति थे और सातों के सातों यूरोपियन थे। तो इसी कारण से जब ये आयोग बना तो इसको ये टास्क दिया गया कि आप किस तरह से इस पूरे सिस्टम का इवोल्यूशन करेंगे। मतलब भारतीय व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए एक कमीशन बना। लेकिन एक सबसे बड़ा इसके अंदर जो इसका ड्रॉबैक था, इसकी डिमेरिट या कमी हम बता सकते हैं कि भारत के बारे में अध्ययन करने के लिए, भारत के अंदर चल रही व्यवस्था के मूल्यांकन करने के लिए जो ये कमीशन बना, उसके अंदर एक भी इंडियन को नहीं रखा गया। मतलब हमारी व्यवस्था के मूल्यांकन के बारे में निर्णय कौन लेगा? यूरोपियन लोग लेंगे। तो एक मैसेज किया गया इंडिया के अंदर कि ये लोग तो बायस्ड हैं, तो ये अपने ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी कारण इसमें एक भी मेंबर इंडियंस नहीं होने के कारण इंडिया के अंदर कांग्रेस ने या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने या कॉमन अलग अलग जो ग्रुप्स थे या जो अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स थे, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसके उन सब के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। आपने एक नारा भी सुना होगा, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। तो ये नारा इसी कारण से था क्योंकि इसके अंदर इंडियंस नहीं थे और उन इंडियंस को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आप 1919 के एक्ट का मूल्यांकन करो। तो इंडियंस ने इसको क्या कहा? ये एक रॉयल कमीशन है, शाही कमीशन है। शाही कमीशन या रॉयल कमीशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन लोग थे और इंडियंस जो कि कॉमन मैन थे उनको इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हालांकि इस कमीशन को आप प्रोटेस्ट किया गया, इसका विरोध किया गया, लेकिन फिर भी विरोध करने के बावजूद इस कमीशन ने 3 वर्ष की स्टडी की और 3 वर्ष की स्टडी करने के बाद एक अपना रिपोर्ट इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। और उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो मेजर रिकमेंडेशंस थी, मुख्य सिफारिशें, वो क्या थी कि इन्होंने ये सबसे पहली रिकमेंडेशन दी कि प्रांतों में जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा, उस डायरकी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए क्योंकि उसका कोई भी पॉजिटिव आउटपुट या आउटकम हमारे सामने नहीं आया है। तो पहली रिकमेंडेशन प्रांतों में डायरकी को पूरी तरह से समाप्त करने की थी। दूसरी बात जो साइमन कमीशन की जो दूसरी रिकमेंडेशन थी वो थी इंडिया के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला कॉन्स्टिट्यूशन हो। मतलब जो आज हमारा आजाद भारत में हम जिस संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, उस फेडरल स्ट्रक्चर वाले कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन इसी साइमन कमीशन के द्वारा दी गई। तीसरी बात, जो कोर्ट्स थी, जो जुडिशरी थी, उन जुडिशरीज पर जो कि प्रांतों के अंदर थी, उन जुडिशरीज पर केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिस पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल था, उस केंद्र सरकार के नियंत्रण में इन न्यायपालिकाओं को रखने की सिफारिश भी इस साइमन कमीशन के द्वारा की गई। फिर बर्मा, जिसको कि अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा को ये कोशिश की गई कि बर्मा को भारत से पूरी तरह से अलग करके एक अलग स्टेट के रूप में आइडेंटिटी दी जाए। तो ये भी एक रिकमेंडेशन थी। फिर सिंध और उड़ीसा, ये 2 ऐसे टेरिटरी थी जिनको एक अलग प्रांत बनाने की सिफारिश इस अधिनियम के द्वारा की गई। और आखिरी महत्वपूर्ण बात जो साइमन कमीशन के द्वारा की गई वो थी जो प्रांतों की लेजिस्लेचर थी, विधायिकाएं थी, उन प्रांतीय विधायिकाओं के पावर्स को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस या उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके। और जो डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड इंडिया के द्वारा की जा रही थी, इंडियंस के द्वारा की जा रही थी, उस डोमिनियन स्टेट्स को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए, उसके लिए प्रांतीय विधायिकाओं को सशक्त करना, उनको ज्यादा पावर देना, ज्यादा राइट्स देना जरूरी था। तो वो भी एक रिकमेंडेशन इस साइमन कमीशन के द्वारा की गई। तो ये साइमन कमीशन भी एक ऐसा रीजन बना जिसकी रिपोर्ट्स के बेस पर 1935 का एक्ट
आया। तो ये एक दूसरा रीजन या दूसरा बैकग्राउंड हम इसके बारे में बता सकते हैं। तीसरी बात हम लोग बता सकते हैं नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 के अंदर बनी। इसको, ये जो नेहरू रिपोर्ट वाला कंसर्न है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं साइमन कमीशन के साथ। आप लोगों को अभी बताया गया है कि साइमन कमीशन जब बना तो उसके अंदर एक भी इंडियंस नहीं था। तो और उसके पीछे जब इस कमीशन का विरोध किया गया इंडियंस और कांग्रेस के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा, तब उस कंडीशन के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, भारत सचिव, जिनका नाम था बिरकन हेड, उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि भारतीय लोग तो मैच्योर ही नहीं है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो कैसे अपने अपने यहाँ की सिस्टम का एवेल्यूशन करेंगे और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। तो बात थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म करने में जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की, उसके कारण क्या हुआ कि उसने एक चैलेंज दिया, और वो चैलेंज ये था कि अगर आप चाहो तो अपना जो सुझाव है, अपनी रिकमेंडेशन से वो अपने लेवल पे प्रिपेयर करो। तो जो एक जो भारतीयों के ऊपर जो कमेंट किया और जो चैलेंज दिया इंडियंस को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने, उसी चैलेंज के बेस पर 1927 के अंदर एक मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्तार अंसारी। उस अधिवेशन के अंदर ये सुझाव दिया गया कि एक सर्वदलीय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई जाएगी, और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने जो चैलेंज दिया है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और उसी सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड मोतीलाल नेहरू को बनाए गए। तो इस 1927 में ये जो नेहरू कमेटी बनी, मोतीलाल नेहरू के नाम पे इसको नेहरू कमेटी कहा गया। इस 1927 की नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी 1928 के अंदर, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। एक तरह से ये नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन थी, सुझाव थे कि हम लोग किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। हालांकि जब ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये थी, तो नेहरू कमेटी ने वापस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जो कि उसका एक सेशन लखनऊ के अंदर हुआ था, उसमें डिस्कशन के लिए इस रिपोर्ट को रखा था। लेकिन इस डिस्कशन पर ऑल पार्टी के ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस नेहरू रिपोर्ट का अपोज किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेट्स को एस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा गया है, गोल तय किया गया है कि हम लोग औपनिवेशिक स्वराज चाहते हैं, जबकि वास्तव में हम लोग औपनिवेशिक स्वराज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। तो ये एक जो बड़ा एस्पेक्ट था, इसको लेकर इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर नेहरू रिपोर्ट का अपोज किया गया। लेकिन उसके बाद में इस रिपोर्ट को कांग्रेस का जो एक नेक्स्ट सेशन हुआ था 1928 दिसंबर के अंदर कलकत्ता में, जिसका चेयरमैन, जिसकी अध्यक्षता खुद मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया, और इस कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में मेजोरिटी के साथ इस रिपोर्ट को पारित किया गया। और ये रिपोर्ट फिर ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश सरकार को सौंपी गई एक अल्टीमेटम के साथ कि 1 साल के अंदर अंदर यदि आप हमारी रिकमेंडेशन को मानोगे नहीं, हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स नहीं लाओगे, तो हम बड़ा मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट छेड़ेंगे, और फिर पूर्ण स्वराज्य के लिए हम लोग कोई नया स्टेप उठाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट भी एक प्रकार का प्रेशर रही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके चलते उन्होंने 1935 के एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक और अगला रीजन। चौथी बात हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है, पहला हम लोग ये लोग समझ लेते हैं। लंदन यानी कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो इंडिया के डिफरेंट ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अलग अलग भारतीय प्रतिनिधि थे, उनसे यानी कि विभिन्न पार्टियों से और भारतीय प्रतिनिधियों से भारत में संवैधानिक सुधार को लेकर जो बैठकें की गई, टाइमली बैठकें थी, एक सीरीज थी, एक श्रृंखला में जो बैठकें आयोजित की गई, उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। 1930 से लगाकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के अंदर किस तरह से जो सिस्टम चल रहा है उसका इवोल्यूशन किया जाए,
जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं उनको मीट आउट किया जाए, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर डिस्कशन किया जाए। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि पहली और तीसरी कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस, जो कि एक बड़ा स्टेक होल्डर था इंडिया का, या जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस जो कि भारत के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसने पहली और तीसरी दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग नहीं लिया। केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। लेकिन जब हम इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें अलग अलग मत, अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, और यही अलग अलग मत और दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन के सामने भी आए। देशी रियासतों का अपना अलग दृष्टिकोण था, मुस्लिम लीग का अपना अलग दृष्टिकोण था, दलितों को लेकर अंबेडकर का अपना अलग दृष्टिकोण था, गांधी और कांग्रेस का अपना एक अलग दृष्टिकोण था। तो कहने का मतलब कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो इन गोलमेज सम्मेलनों के सामने उपस्थित हुए। तो जब अलग अलग दृष्टिकोण आए तो किसी भी एक कंक्लूजन के ऊपर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं पहुंच सकी, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। लेकिन इन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि जो नया रिफॉर्म आएगा उसके अंदर कैसे जो देशी रियासतें थी, प्रोविंशियल स्टेट्स थे, प्रोविंशियल जो ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे, या जो कॉमन इंडियंस हैं, या जो कांग्रेस है, उन सबके इंटरेस्ट को कैसे सम्मिलित रूप से उनको सुलझाया जाए और कैसे सबको संतुष्ट करने का प्रावधान किया जाए, ये एक डायरेक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला, और उसी डायरेक्शन ने 1935 के एक्ट का मार्ग प्रशस्त किया। तो गोलमेज सम्मेलन एक अगला रीजन हम बता सकते हैं 1935 के बैकग्राउंड के रूप में। एक आखिरी बात हम कर सकते हैं, व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र। श्वेत पत्र होता क्या है, ये आज भी ये कॉन्सेप्ट चलता है, इंडिया के अंदर भी ये श्वेत पत्र का मतलब एक ऑथोराइज रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज है जो कि ऑथोराइज या आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है। इसको जारी कौन कौन कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना एक डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है जिसको वो श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर के रूप में उसको बता सकती है। इसके अंदर होता क्या है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी इशू पर, किसी भी प्रॉब्लम या पॉलिसी के ऊपर उस गवर्नमेंट का या उस इंस्टीट्यूशन का एटीट्यूड क्या है, वो उसकी सोच, उसके व्यूज क्या हैं, वो कितनी इंफॉर्मेशन रखती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सब के बारे में जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है उस पेपर के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको श्वेत पत्र कहा जाता है। ये श्वेत पत्र का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। जब गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 तक सारी फेल हो चुकी थी, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक श्वेत पत्र जारी किया था 1933 के अंदर, और उस श्वेत पत्र के अंदर उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण रखा कि किस तरह से हम अपना एक संवैधानिक सुधार का ड्राफ्ट लाना चाहते हैं। और इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, प्रवर समिति, जिसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर जिनका नाम है लॉर्ड लिथगो, इनको उसका चेयरमैन बनाया गया। और इसके साथ ही साथ इंडिया से टोटल 27 रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके अंदर स्पेस दिया गया, जो कि ब्रिटिश राज्यों के, ब्रिटिश प्रांतों के रिप्रेजेंटेटिव थे, या जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव को इसके अंदर स्पेस दिया गया। और इस प्रवर समिति ने जो अपनी सिफारिशें या जो रिकमेंडेशन दी, उन्हीं रिकमेंडेशंस ने एक बेस तैयार किया 1935 के एक्ट का। तो ये कुल 5 बातें जो है वो हम लोग बता सकते हैं, श्वेत पत्र, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, द्वैत शासन की असफलता, इन सब रीजंस को देखते हुए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1935 का एक्ट आया। तो ये उसका एक बैकग्राउंड था।